हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। काइनेमैटिक्स की सीरीज हमारी थोड़ी रुक गई थी। आज हम काइनेमैटिक्स में लॉज ऑफ मोशन या आप बोल सकते हैं मोशन इन 2D में हम जो सेकंड टाइप का मोशन पढ़ेंगे, जो 2D मोशन है, 2 डायमेंशन मोशन है, वो है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन हम जो पढ़ रहे हैं, ये हमारा एग्जाम्पल क्या है? ये है मोशन इन 2D। पहली बात तो आपको बच्चों यही पता होना चाहिए, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन 2D। ठीक है, आगे अभी हम इसमें जाएंगे, पहले इसको समझिए आप क्या है। क्या मोशन इन 2D है? और यहीं पर आप देखिए, अगर आपको क्रिएट करना है सर्कुलर मोशन किसी भी बॉडी का, तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि आपका उस बॉडी पर कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी देना पड़ेगा, या आप बोल सकते हो कुछ ना कुछ फोर्स देना पड़ेगा। अगर आप उस बॉडी पर एक फोर्स देंगे, ठीक है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी देंगे, तो वहाँ पर एक कंक्लूजन निकलता है कि जो फोर्स और वेलोसिटी है, जैसे ही आप उस पर वेलोसिटी देंगे तो जो फोर्स उस पर एक्ट होगा वो हमेशा आपस में राइट एंगल के नेचर का होता है। ठीक है, अच्छा, सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले हम कुछ ऐसे टर्म पढ़ते हैं जो सर्कुलर मोशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे यहाँ पर जो हमारी वेरिएबल होंगे 2D में, हम अलग अलग डिफाइन करेंगे। जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था बच्चों 1D में, ठीक है, शॉर्टेड डिस्टेंस होगी, तो वैसे ही यहाँ पे भी हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात करते हैं, फिर धीरे धीरे हम सर्कुलर मोशन की तरफ बात करेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आप सभी जानते हैं। डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, बिटवीन टू पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें डिफाइन करना है, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, सपोज ये हमारा एक पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, यहाँ से मान के चलिए घूम रहा है, ये इसका ओ है, तो ये 2D मोशन है। आपको पहले ही पता होगा कि जो 1D मोशन होता है उसको डिफाइन करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट चाहिए थे? एक। 2D में दो। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो यहाँ पर बैठा हुआ है और यहाँ से वो मूव कर गया यहाँ पे, तो आप ये देखिए दो कोऑर्डिनेट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो रेडियस और दूसरा जब ये मूव कर रहा है तो एक हो रहा है एंगल। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन में जो दो कोऑर्डिनेट होते हैं वो एक्स और वाई नहीं होते हैं, वो आर और थीटा होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आर जो है 2D मोशन में, आर आप क्या कह सकते हैं? आर आप कह सकते हैं कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, आर और थीटा भी हो, जैसे एक एक्स है दूसरा थीटा है, तब भी आप उसको 2D मोशन कहेंगे। ठीक, तो जनरली जब कोई भी सर्कल में मोशन हो रहा है, तो यहाँ से पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, तो आपसे कहा गया कि इसको ट्रैवल करने में टाइम लग रहा है टी। ठीक, तो जब टी टाइम लगेगा तो बताइए कि डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जो यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या हो जाएगा? हमारा पोजीशन वेक्टर। ठीक, तो पहला पोजीशन वेक्टर, दूसरा पोजीशन वेक्टर, तो रेडियस ही हमारे यहाँ पे क्या है? पोजीशन वेक्टर। और ध्यान से देखिए, जो R1 है हमारा, जो R2 है, अगर ये अलग अलग हैं दोनों, तो R1 और R2 हमेशा बराबर होंगे रेडियस के। तो आप ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर है वो चेंज होगी टाइम टू टाइम। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड आर के बराबर रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। लेकिन जैसे ही आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये वाला शॉर्टर डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला। ठीक, इसको मैं अगर रफली ड्रॉ करूँ, ये R1 है, ठीक है, और ये हमारा R2 है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों? हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये वाला। और इसको अगर मैं डेल्टा आर लिख लूँ, तो आप कह सकते हैं कि सर ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डेल्टा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? पोजीशन वेक्टर R2 माइनस R1। ठीक है, इसमें आप वेक्टर यूज कीजिए क्योंकि आप वेक्टर पढ़ के आ गए हैं। अच्छा जी, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो डेल्टा आर का जो मॉड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ R2 माइनस R1। और जब भी कोई दो वेक्टर होते हैं, दो वेक्टरों का जब मॉड आप करते हैं,
तो वहाँ पर हम पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करते हैं और वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे माइनस है तो हम क्या कह देंगे 2 माइनस 2ab कॉस थीटा। तो इसको हम सॉल्व करें बच्चों तो हो जाएगा डेल्टा आर इक्वल टू अंडर रूट, हम ये मॉड के लिए लगाते हैं वेक्टर में, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कॉस थीटा। और आपको पहले ही बता दिया गया है कि r1 और r2 क्या है, रेडियस है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आर और आर 2r हो जाएगा, तो 2r स्क्वायर आप देखें तो 2r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 2r स्क्वायर जैसे आप कॉमन निकालेंगे तो 2r स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर आप मैथ्स वाले हैं बच्चे तो आपको पहले से ही पता होगा कि जो 1 माइनस कॉस थीटा होता है उसकी वैल्यू होती है 2 साइन थीटा बाई 2। अगर बायो वाले हैं तो आप इनको याद कर लीजिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इनसे सॉल्व करते हुए देखोगे आपको, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू ये रखते हैं तो कितना हो जाएगा रूट 2r स्क्वायर और इंटू 2 साइन, अच्छा ये स्क्वायर में होते हैं दोनों, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 2 जा 4 हो गया, तो 4 से बाहर क्या निकल के आएगा 2, r स्क्वायर से आएगा r और साइन थीटा बाई 2। तो बच्चों ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है किसी पार्टिकल की या किसी बॉडी की जो मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। आप देखें आपने क्वेश्चन क्या होगा काइनेमेटिक्स में ABCD, वहाँ पर हम बहुत लंबा चौड़ा करते हैं, क्या हम यहाँ से R1 लेते हैं फिर R2 लेते हैं, हम सॉल्व करते हैं। अगर काइनेमेटिक्स में आपने क्या होगा तो कई बार इसको हम इजीली इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमें थीटा देखना है, अगर पार्टिकल की पोजीशन इनिशियल यहाँ पे है और फाइनल यहाँ पे है, ठीक है, तो एंगल कितना बना इनिशियल और फाइनल के बीच में 90। तो साइन 90 कितना हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा आपका 90 बाई 2, साइन 45, तो ये हो जाएगा 2r इंटू साइन 45 1 बाई रूट 2। तो आंसर कितना आ जाएगा r रूट 2 से कटेंगे r बार। तो ये कहाँ से कहाँ तक है B to C। अगर B से लेके D तक आप चलें तो B से लेके D तक कितना एंगल हो जाएगा 180। तो जैसे आप इसमें 180 रखेंगे तो साइन 90 और साइन 90 1, तो B to D कितना आ जाएगा, B to D आ जाएगा आपका 2r। तो आपने वहाँ बड़ी बड़ी मेथड से क्या होगा, यहाँ पर आप डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ वेरिएबल हैं जो हमने डिफाइन किए सर्कुलर मोशन के लिए। आगे एक दो और हैं फिर हम उस आगे चलते हैं। आपने अभी तक क्या सीखा, आपने सीखा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम निकाल सकते हैं डेल्टा आर से 2r साइन थीटा बाई 2, और जो डिस्टेंस है इसको निकाल सकते हैं पोजीशन वेक्टर से जिसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स रहेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी। वहाँ पे भी हमारा यही था बच्चों, हमने डिस्टेंस पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। अगर किसी को याद है हमने वहाँ पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल पढ़ा था। अब यहाँ पर देखो एंगल में चेंज आ रहा है। अगर आप देखें ये मोशन हो रहा है, इस मोशन में आप देखें अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, कुछ भी है, तो अगर ये R1 है और यहाँ से यहाँ तक चेंज जब हुआ तो हमारा ये थीटा एंगल चेंज हो रहा है। तो जब थीटा एंगल चेंज हो रहा है तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसको आप बोलोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक एंगल चेंज हो रहा है। सर्कल में जाओगे आप, एंगल चेंज हो रहा है। जब आप A से B रहोगे तो एंगल 90 का बन गया, जब B से C गए तो 180 का बन गया। अच्छा, यहाँ D पर आए तो 270 का बन गया, अगेन A पर आए तो फिर 360 का बन गया। तो एंगल में एक चेंज आ रहा है। तो जो भी एंगल किसी बॉडी द्वारा सर्कल में चलते हुए बनाया जाता है, एक रेफरेंस लाइन होनी चाहिए। इस रेफरेंस लाइन से मतलब इनिशियल पोजीशन से जो भी एंगल बनाएगा उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम थीटा से दिखाएंगे बच्चों, ठीक है।
अच्छा, यूनिट क्या होगी देखो, वहाँ पर मीटर होती थी, यहाँ पर मीटर नहीं होगी। कैसे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है एंगल, और एंगल की जो यूनिट होती है आपकी वो होती है रेडियन। एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, ठीक है, और डिग्री भी कह सकते हैं, ठीक। अच्छा जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वेक्टर भी कौन सी है? एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। एक लाइन के अबाउट इसमें एक तरह से रोटेशन हो रहा है, ये आप कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं इसकी जो डायरेक्शन है वो डिपेंड कर रही है सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर आप इसकी डायरेक्शन की बात करें, अब वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सियल वो होते हैं जिनको एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है जहाँ जिसके अलोंग ये रोटेशन कर रहे हैं, तो राइट हैंड रूल से हम इसकी डायरेक्शन देते हैं, ठीक है, राइट हैंड रूल। जनरली मैं आपसे कभी कई बार कहता हूँ, जैसे वेलोसिटी है, आपसे कह दिया एस्केप वेलोसिटी, आपसे कह दिया वेलोसिटी, आपसे कह दिया कोई कोई भी टर्म में वेलोसिटी कह दिया, तो हम उसकी डायमेंशन सेम लेते हैं। तो कई बार आपको डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख दिया गया, तो आप वहाँ पे ये मत कहना कि दोनों की डायमेंशन सेम होगी, दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, ठीक है। वहाँ पर रोटेशन का कोई हमारा टॉपिक नहीं है, कोई टर्म नहीं है। अगर आप देखें इसमें और पीछे वाले में क्या रिलेशन है, तीसरी बात हम इसमें देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, एस इक्वल टू होता है बच्चों जो पोजीशन वेक्टर है आपका वो इंटू आर, ये हमारे इसके उसमें रिलेशन होता है। किसके भी बीच में? एस है मेरा डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और थीटा तो मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, आर हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। अच्छा जी, तीसरी बात हमने वहाँ पर आपको याद होगा वेलोसिटी डिफाइन करी थी, हमने कहा था स्पीड और वेलोसिटी, तो रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्पीड कहा था, और रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी जो था हमारा, या जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था वो वेलोसिटी था, और वेलोसिटी का रेट चेंज एक्सेलरेशन था। तो यहाँ पर भी हम डिफाइन करेंगे एंगुलर वेलोसिटी, तो आप समझ ही गए होंगे एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, द रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, और टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आया है, तो ओवर टोटल टाइम, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमारा होगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात और बता दो बच्चों, देखो अगर आप रेडियन में बात करो, क्योंकि एंगल को नापा जाता है रेडियन में, तो यहाँ से यहाँ गए पूरा अगर एक चक्कर लगेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 2 पाई रेडियन है, 2 पाई रेडियन वो 360 डिग्री के बराबर होगा, और वो एक रिवॉल्यूशन के बराबर होगा। कई बार ऐसा भी दिया जा सकता है, ठीक है। अच्छा जी, तो एंगुलर वेलोसिटी आप समझ ही गए हैं। अब एंगुलर वेलोसिटी में वही है कि एंगल कितना ट्रेस हुआ और टाइम कितना लगा, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। जैसे हमने वहाँ इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाली, तो इंस्टेंटेनियस के लिए अगर टाइम आपका जीरो की तरफ ट्रेस हो रहा है, और डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी आपका क्या बन जाएगा, डी थीटा ओवर डी टी। तो जो रिलेशन आपका वहाँ था वही यहाँ भी बन गया, तो कठिन कुछ नहीं है। अब यहाँ पर आप यूनिट इसकी अगर देखें वो क्या हो जाएगी, थीटा क्या है, थीटा एंगल है, तो इसकी जो डायमेंशन है, पहले हम डायमेंशन देखते हैं, या इसकी यूनिट देख लीजिए, यूनिट हो जाएगी रेडियन सेकेंड माइनस वन। और बात आती है डायमेंशन की, तो डायमेंशन यहाँ पे हो जाएगी, एंगल तो डायमेंशन लेस होते हैं, तो टी माइनस वन, ठीक है। यहाँ पर इसकी डायमेंशन कुछ नहीं होगी, डायमेंशन लेस होगा। अब बात करते हैं लीनियर में रिलेशन, अगर लीनियर वेलोसिटी v है तो ओमेगा इंटू आर होता है। यहाँ पर बच्चे दिक्कत करते हैं आर क्रॉस ओमेगा या ओमेगा क्रॉस आर, तो ये हमारा लीनियर के साथ रिलेशन है तो वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन है, अगेन रोटेशन पे डिपेंड करेगी, सेंस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करेगी, तो एक्सियल वेक्टर भी आप कह सकते हैं। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ऑप्शन में अगर आपका क्या आ गया एक्सियल है या पोलर है, तो वहाँ पे आप एक्सियल करके आएंगे, ठीक है। डायरेक्शन इसकी सेम होगी एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जैसे ही इसकी डायरेक्शन होगी, और जनरली हम एंटी क्लॉकवाइज ही चलते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं आप, ठीक है।
अगर यहाँ से ही कहानी शुरू होती है, अगर आपका ओमेगा, इसको ओमेगा पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब सेम है, तो हम वहाँ पर बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर ओमेगा हमारा वेरिएबल है, चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम, तो हम उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर यूनिफॉर्म है वहाँ पर सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन लगता है, और जहाँ पर वेरिएबल है वहाँ पर सेंटीपिटल तो लगेगा ही लगेगा। आज से आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है तो एक फोर्स तो उस पर सेंटीपिटल होगा, दूसरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर वेरिएबल है उसमें सेंटीपिटल तो है ही, एक टेंजेंशियल फोर्स भी लगेगा जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, जैसे आपने देखा होगा स्पीडोमीटर, और वहाँ हमने बहुत सारी वो डिवाइसेस पढ़ी थी, वैसे ही एक डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं टैकोमीटर। क्या बोलते हैं बच्चों? टैकोमीटर। टैकोमीटर, ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस का काम क्या है, ये नापता है रोटेशन स्पीड ऑफ डिस्क या मोटर या कोई भी मशीन जो रोटेशन दिखा रही है, ठीक है। और ये क्या दिखाता है पता है? ये दिखाता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। क्या दिखाता है? रिवॉल्यूशन पर मिनट, जिसको आप आरपीएम भी कहते हैं, ठीक है। आगे ही एक वेरिएबल छोटा सा और है, उसको भी डिस्कस करते हैं, फिर हम अपने मोशन में जाएंगे। आगे जैसे हम देखें इसमें, जैसे भी हमने चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देखा था, वैसे ही हम चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी में देखें। क्या देखें? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो जैसे ही हम एंगुलर वेलोसिटी में चेंज देखेंगे, तो वही बात है, मान लीजिए कोई गोल घूम रहा है, यहाँ पर इसकी कुछ वेलोसिटी थी और यहाँ पे कुछ वेलोसिटी थी, और ये थीटा एंगल बना के रखा है, ठीक है। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी थी वो v1 थी, और यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो हमारी टेंजेंशियली होती है वेलोसिटी हमेशा कर्व के, तो v2 थी, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी, या वेलोसिटी कर लीजिए, एंगुलर रहने दीजिए, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो जैसे ही अभी हमने डिस्प्लेसमेंट में लगाया, वैसे ही आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। डेल्टा v इक्वल टू, मैं यहाँ कर नहीं रहा हूँ, आप कर लीजिएगा इसको, ये कर सकते हैं। उसके बाद जब आप मॉड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2v साइन थीटा बाई 2, और वहाँ पर आया था 2r साइन थीटा बाई 2। तो ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारी अगली जो इसमें टर्म आएगा वो आएगा टाइम पीरियड। वो कौन सा आएगा बच्चों? टाइम पीरियड। क्या होता है टाइम पीरियड? आप सभी को पता होगा। टाइम पीरियड होता है, अगर आप सर्कुलर मोशन के रेफरेंस में टाइम पीरियड को डिफाइन करें, तो ये होता है कि एक चक्कर को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, या आप ये कह सकते हैं एक रिवॉल्यूशन सर्कुलर पाथ को मारने में किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा, दैट इज़ टाइम पीरियड, ठीक है। डिफाइन कर सकते हैं आप इसको इजीली, और यूनिट इसकी सेकंड हो जाएगी, यूनिट सेकंड हो जाएगी, और डायमेंशन की बात करें तो टी हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ। अच्छा जी, अब जैसे आप देखिए, अगर आप टाइम पीरियड में एग्जांपल देखें, आपके हाथ में घड़ी होगी, अगर आप घड़ी पहनते होंगे, तो जो टाइम पीरियड होता है आपकी घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं, आजकल तो 2 भी हो रही है किसी किसी में, 1 मिनट वाली गायब हो जा रही है, क्योंकि वो आवाज़ करती है, लोगों को आवाज़ पसंद नहीं है, भले ही वो कितना बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आजकल जनरली 3 सुई होती है। तो अगर आपसे कभी जो मिनट वाली सुई है, ठीक है, जो मिनट वाली सुई है, आपसे कहा कि उसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो और ये आपसे कह दिया सेकंड वाली का कितना होगा, ये आपसे कह दिया आर वाली का कितना होगा। तो देखिए, अब आप जब आर में डिस्कस करें, आर में जब वो, ये देखिए कि एक रिवॉल्यूशन में, जैसे कि आप ये देखिए, जैसे 12 पे सुई है मिनट वाली, तो अगली बार 12 में कितनी देर बाद आती है? 60 सेकंड के बाद। तो जो मिनट है वो 60 सेकंड के बाद वहाँ पर आती है, तो उसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 60 सेकंड। और वहीं सेकंड वाली है, सेकंड वाली कितनी बार आती है? सेकंड वाली आती है बच्चों 60 मिनट के बाद। गलत हो रहा है, जो मिनट वाली है वो आएगी कितने बार? वो आएगी 60 मिनट बाद, ठीक है, उल्टा ऊपर नीचे लिख दिया।
और सेकंड वाली तो 60 सेकंड में आ जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे 12 पे सुई है सेकंड वाली, तो अगले 60 सेकंड में दोबारा 12 पे आएगी। लेकिन मिनट वाली की बात करेंगे तो 60 मिनट में आएगी। और वहीं अगर आप देखेंगे कि आर वाली सुई, तो वो 12 घंटे के बाद वहाँ पर आपको ज़रूर दिखेगी। ठीक है, 12 घंटे के बाद समय दोबारा रिपीट करेगा। कहते हैं ना, मेहनत करो, एक जो ख़राब घड़ी है वो भी 2 बार समय सही दिखाती है। तो मतलब 2 बार वो नंबर आता है, तो उसका टाइम पीरियड 12 हो गया। ठीक है, यहीं पर एक छोटा सा टर्म है सर्कुलर मोशन के रेफरेंस में, फ्रीक्वेंसी। वैसे तो मैथमेटिकली हम इसको कहते हैं कि जो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल वो फ्रीक्वेंसी है, लेकिन अगर इसकी फिजिकल मीनिंग देखोगे वो ये है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट बाय बॉडी इन सर्कुलर मोशन इन यूनिट टाइम। या आप ये कह सकते हो कि कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन करा उसने एक सेकेंड में, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से ये बताने का आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ बच्चों, देखिए आपने अभी अभी देखा कुछ देर पहले, यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं जो आगे हम बहुत यूज करेंगे। ये होता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा जी, आप ध्यान से देखिए, अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है और एक पूरा चक्कर में, कंप्लीट चक्कर में टाइम कितना लगेगा, 2 पाई। और टाइम पीरियड हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं कि एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा। तो आप सोचिए खुद ही, यहाँ पर आप हो और एक सर्कल में घूम के आए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में आपको कितना टाइम लगेगा, 2 पाई रेडियन। तो थीटा मैंने 2 पाई रख दिया। तो यहाँ से यहाँ आने में आपका जो टी होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल टी में, क्योंकि यही क्या है हमारा टाइम पीरियड। समझ रहे हैं ना, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अच्छा, 2 पाई/टी हो गया। अब और ध्यान से अगर आप देखें, 1/टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मैं एन से लिख देता हूँ, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन के आ गया 2 पाई/एन। समझ रहे हैं ना, बाद में ये फॉर्मूले में डायरेक्ट यूज करूँगा तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये छोटी सी बात थी। और एक लास्ट टॉपिक है अब हमारा इसी में, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जैसे एक्सेलरेशन होता था द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा द रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। दैट मीन्स अल्फा से दिखाते हैं इसको, रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू इट विल बी डी ओमेगा ओवर डी टी। और अच्छे से अगर आप इसको करें तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर ओमेगा इक्वल टू, तो आपने अभी कुछ देर पहले बताया था ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी बताया था, ओमेगा इक्वल टू, तो यहाँ पर रखें तो इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है, जैसे काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा। अभी आगे आप रोटेशन पढ़ोगे वहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अल्फ़ा इक्वल टू जो लीनियर में रिलेशन है बच्चों, वो क्या है, वो ये है अल्फ़ा क्रॉस आर, आगे हम डिस्कस करेंगे क्यों है, और इक्वल टू ए हमारा ट्रांसलेशन वाला है और अल्फ़ा हमारा 2D वाला है, या आप इसको कह सकते हैं ये 1D वाला है। ठीक, अच्छा जी, अब देखिए ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपसे कहा था जिसके लिए ओमेगा कांस्टेंट रहेगा दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आप कह सकते हैं कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसके लिए ओमेगा हमारा कांस्टेंट रहेगा, और ओमेगा कांस्टेंट रहेगा तो किसी का भी डिफरेंशिएबल कांस्टेंट का 0 होगा। और वहीं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो आप कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो ओमेगा है वो हमारा क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। और वेरिएबल रहेगा तो अल्फ़ा हमारा 0 नहीं होगा। एक एक नंबर के आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। इसमें अगला जो छोटा सा टर्म है यहाँ पे वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और यहीं से आपका फिर आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अच्छा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, इसको समझने के पहले आप देखिए, थोड़ा विजुलाइज कीजिए। मान लो कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रही है। ठीक है, अब जब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रही है, वहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। आप ये भी कह सकते हैं कि जब भी कोई बॉडी गोल घूम रही है, ये ऐसे गोल घूम रही है,
तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हर पॉइंट पे अगर उसकी वेलोसिटी तो टेंजेंशियल होती है ऐसे, तो एक एक्सलेशन लगेगा अंदर को, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटीपिटल एक्सलेशन। सेंटीपिटल एक्सलेशन हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के टुवर्ड्स द रेडियस लगता है, या आप बोल सकते हो सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है, तो आप ये कहना है यहाँ पे, इट इज ऑलवेज एक्ट ऑन द बॉडी अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड इसका होता है ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अभी भी आपने पढ़ा था वी इक्वल टू होता है आर क्रॉस ओमेगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ ये अंदर को लग रहा है, तो रेडियस और इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, जब रेडियस और इसके बीच में आप एंगल देखेंगे तो वी इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, आर ओमेगा। ठीक है, अच्छा जी, तो ऊपर को था ये, अंदर को था तो 90, तो आर ओमेगा यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, आर रख के ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वो सेंटीपिटल एक्सलेशन का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर जो डायरेक्शन है ये हमेशा डायरेक्शन होगी बच्चों, वेलोसिटी जो है हमारी डायरेक्शन ऑफ सेंटीपिटल एक्सलेशन ये सेम एज होती है जैसे हमारी वेलोसिटी में चेंज आता है। कौन सी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, और वहीं पर आप देखें सेंटीपिटल फोर्स, तो सेंटीपिटल फोर्स कैसे देखेंगे, एफ इक्वल टू एम ए, और ए की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो वी स्क्वायर बाई आर। तो ये जो फोर्स है ये सेंटीपिटल फोर्स है हमारा। कौन सा फोर्स है, सेंटीपिटल फोर्स है। ये फोर्स आपका वो फोर्स है जो बॉडी को यूनिफॉर्म स्पीड में बनाए रखता है या मेंटेन करेगा उसको कि तुम इसी स्पीड से चलोगे। और हमेशा कहाँ को लगेगा, अलोंग द रेडियस, क्योंकि एक्सलेशन अलोंग द रेडियस है, और अलोंग द रेडियस, और क्या कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, अच्छा आप देखें अगर आप सिचुएशन देखें, एक पार्टिकल या एक मास आपने सिंपल पेंडुलम की थ्रेड से लटका दिया है। ठीक है, और वो व्रिल्ड कर रहा है एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में। आप खुद ही एज्यूम करिए कि आपने एक पार्टिकल को एक स्ट्रिंग की हेल्प से, या एक मास को, एक पत्थर को स्ट्रिंग की हेल्प से उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में, जैसे कि हम करते हैं, उससे आपने मोशन करवाया, तो उसका जो सेंटीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कराएगा, टेंशन। टेंशन इन द स्प्रिंग, टेंशन क्या करेगा, उसको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा गोल घूमने के लिए, यूनिफॉर्म मोशन में आने के लिए। या आप कह सकते हैं जैसे ही कोई गाड़ी, व्हीकल्स हैं आपके, वो रोड में एक टर्न लेते हैं, कौन सी रोड, लेवल रोड। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आपका रोड और जो टायर के बीच में लग रहा है वो आपको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। या आप कह सकते हैं कि जो व्हीकल्स है अगर वो स्पीड ब्रेकर में चल रही है तो उसका जो वेट है वो आपको सेंटीपिटल फोर्स दे रहा है। ऐसे बहुत लाखों, जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है मान लो किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड, तो वहाँ पे जो कूलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो प्रोटॉन को दे रहा है कि तुम घूमो। प्रोटॉन के द्वारा जो न्यूक्लियस पे लगता है वो हमारा यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स वाली कहानी है। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी डेली लाइफ है। अब आप देखिए, अगर आपसे इसमें वर्क डन पूछ दिया जाए, कोई कह दे कि बताओ वर्क डन कितना होगा, वर्क डन, वैसे मैं इसको वर्क डन के चैप्टर में बता चुका हूँ, वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ए इधर को है तो फोर्स भी इधर को है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ को हो रहा है, यहाँ को। एंगल कितना बन रहा है, 90। और आपको पता होगा वर्क इक्वल टू होता है एफ डॉट एस, तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 जीरो। तो आप कह सकते हैं कि वर्क डन बाय सेंटीपिटल फोर्स इज जीरो। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए इसमें, जो वर्क, पहले तो ये समझिए जो वर्क डन बाय सेंटीपिटल फोर्स है ये हमेशा जीरो हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है एस के या वेलोसिटी के, दोनों के परपेंडिकुलर है, तो थीटा कितना बन गया, 90। तो थीटा 90 है तो आपका वर्क डन जीरो है। तो यहाँ का जो वर्क डन है वो कहाँ पर खर्च हो रहा है, वो खर्च हो रहा है बच्चों, जो यहाँ का वर्क है वो खर्च हो रहा है आपका इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग बॉडी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कंप्लीटली ट्रांसफर हो जा रहा है। कुछ एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये न्यूक्लियस है मान लो यहाँ पे, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है,
तो आप देखेंगे जब ये न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है या हाइड्रोजन एटम है इसमें घूम रहा है, तो ये ना तो इसके लिए बहुत सारी डिबेट हुई, किसने कहा खर्च होता है, किसके लिए नहीं होता है, लेकिन बोर्ड ने क्या कहा, बोर्ड ने कहा कि अपने ऑर्बिट में ये एनर्जी ना एब्जॉर्ब करेगा ना रिलीज करेगा, तभी करेगा जब ये एक लेवल से दूसरे लेवल में या तो आएगा या जाएगा। तो यहाँ पर वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो गया, क्योंकि इस लेवल में देखेंगे आप ये कोई एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है और एनर्जी टोटल कांस्टेंट है। या आप देखें, अगर सैटेलाइट आपने एक बार किसी भी ऑर्बिट में फिट कर दिया, अर्थ के चारों तरफ आपने सैटेलाइट फिट कर दिया, तो आप देखेंगे जब वो रिवॉल्व करेगा किसी भी पर्टिकुलर स्पीड से, तो वहाँ पर हमें कोई फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती सर्कुलर मोशन के लिए। इसका जीता जागता उदाहरण है, आपने वो पढ़ा, आपने भी पिक्चर देखी होगी एक मंगलयान। तो मंगलयान में जब हमने सैटेलाइट भेजा था, तो आपने देखा होगा पिक्चर में कुछ देर पहले जब हीरो लोग कह रहे थे कि अब हमारा क्या हो गया, अब हमारा फ्यूल ख़त्म होने वाला है, तो फेल हो गया मिशन। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे बस एक बार ऑर्बिट में पहुंच जाए काम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही सैटेलाइट ऑर्बिट में पहुंचा उसने स्पीड पकड़ी, उसके बाद कोई फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती, वो घूमता रहेगा और वहाँ पे क्या होगा, वर्क डन 0 होगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के, तो आप ऐसे ही इसको पढ़ना। आज के लिए इतना ही, सोचा काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो नहीं आई थी, तो आगे हम इसमें आगे कंप्लीट करेंगे। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।